नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 की बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। उस रात के 12 बजे अचानक उन सभी वर्कर्स की आंखें जलने लगी। उन्हें लगा कि किसी एरिया में कोई गैस लीक हो रहा होगा। तब उन सभी ने वो पॉइंट को ढूंढना शुरू किया। तभी एक वर्कर को एक लिक्विड गिरती हुई दिखाई दी, साथ ही पीले रंग की गैस भी निकलती हुई दिखाई दी थी। ये देखकर वर्कर ने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया। सुपरवाइजर ने सोचा ये पानी होगा, इतने बड़े प्लांट में छोटी मोटी लीक्स तो होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। सुपरवाइजर ने कहा चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक टी ब्रेक ले लेते हैं। उसके साथ सभी वर्कर्स टी ब्रेक लेने चले गए। रात के 12:45 तक उस गैस की स्मेल काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तब वर्कर्स ने भी ये रियलाइज किया कि न सिर्फ उन्हें ये खतरनाक स्मेल आ रही है, बल्कि उनकी आंखें भी जलने लग रही है और खांसी आ रही है। और अगले 2 घंटों में ये गैस पूरे भोपाल में फैल जाती है और कई हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। आज भी वहां के कई लोग इस गैस ट्रेजेडी का भुगतान भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन था? क्या गलती वर्कर्स की थी या फैक्ट्री के ओनर की? और ये सब हुआ कैसे? आइए आज के इस वीडियो में इस इंसिडेंट के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. भोपाल की जिस फैक्ट्री में ये हादसा हुआ वो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, जो कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अगर आप इस फैक्ट्री को नहीं जानते हैं तो यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जैसे एवरेडी बैटरी, बैकलाइट, इनके अलावा रॉकेट फ्यूल भी बनाया जाता है। 1994 में इस कंपनी का नाम बदलकर एवरेडी इंडस्ट्री कर दिया गया था। दरअसल यूनियन कार्बाइड एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी और भारत में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसका 49% इंडियन इन्वेस्टर के द्वारा भी ओन किया जाता था, जिसमें भारत सरकार भी शामिल थे। साल 1969 में इस कंपनी ने भोपाल में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, एक स्पेशल कीटनाशक बनाने के लिए, जिसका नाम था सेविन। अब इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत होती थी, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल है। MIC को बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता था सेविन बनाने के लिए। साल 1980 के दौरान इस कंपनी का डाउनफॉल होने लग गया था। पैसों की कमी होने की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही इसे बनाएंगे। हालांकि ये सेफ नहीं था, फिर भी इसके लिए प्लांट को सरकार द्वारा परमिशन दे दिया गया। उसी समय कंपनी को कहा गया कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए ताकि कभी कोई डेंजर गैस लीक हो जाए तो भोपाल के लोगों को इससे कैसे बचना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कर पाएं। साथ ही प्लांट में सेफ्टी प्रिकॉशंस को भी बढ़ाइए। लेकिन कंपनी ने इनमें से किसी भी बात का ध्यान नहीं दिया। इतने खतरनाक केमिकल का निर्माण सही नहीं था। इसके लिए कई ट्रेड यूनियन और जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाए थे, लेकिन सरकार भी उस समय कंपनी के फेवर में थी, जिससे सारे उठाए गए आवाज नाकाम रहे थे। एक्चुअली में उस फैक्ट्री में चल क्या रहा था, आइए थोड़ा डीप समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल वहां MIC गैस को बनाया जा रहा था और ये 1980 के दशक के बाद से ही बड़े बड़े प्लांट में बनाने का काम किया गया। साथ ही उस MIC गैस को लिक्विड फॉर्म में 3 अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था, E610, E611, E619। यहाँ E610 और E611 को MIC से लगभग 75% तक भर दिया जाता था और E619 को इमरजेंसी के लिए खाली छोड़ा जाता था। हालांकि उन दोनों टैंकों में भी MIC 50 से 60% तक ही भरने की परमिशन रहती थी, फिर भी उसे 75% तक भर कर रखा गया था। क्योंकि दोस्तों MIC की रिएक्शन जब पानी से होती है या हवा से भी होती है, क्योंकि हवा में भी कुछ मात्रा में नमी होती है, तो इसका रिजल्ट एक काफी जहरीली गैस होती है जो लोगों के लिए काफी खतरनाक होती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए MIC को कवर किया जाता था प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन से, ताकि वो अपनी जगह पर टिका रहे
और इसको वहां के वर्कर्स के द्वारा रेगुलरली चेक भी किया जाता था। इन तीनों टैंक में 2 पाइप लगी होती है, जिसमें एक पाइप जहरीली गैसों को बाहर निकालती है और उन गैसेस को बर्न ऑफ करने भेज देती है, और दूसरी पाइप टैंक के अंदर आती है और नाइट्रोजन डालती है टैंक के अंदर ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। यहाँ के कुछ वर्कर्स की ड्यूटी थी कि वे रेगुलर इन पाइप की सफाई करें, और जब MIC को सेविन बनाने के लिए निकाला जाता था तो काफ़ी सेफ्टी से निकाला जाता था। अब यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि टैंक में 50 से 60% ज़्यादा MIC नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसे 75% तक भरा गया था। दूसरी चीज़, इन टैंक्स का प्रेशर मेंटेन नहीं था और इनका इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। साथ ही तीसरी टैंक जो इमरजेंसी के लिए खाली होनी थी, लेकिन उसे भी MIC से भर दिया गया था। इन सब के अलावा भी एक अलार्म लगाया गया था जो टेम्परेचर बढ़ जाने पर आवाज करता था, लेकिन उस अलार्म को भी कुछ साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, जिससे ये अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि टैंक में 2 पाइप थी, जिसमें पहली पाइप का काम था कि जहरीली गैसों को बाहर निकालकर वेंट गैस स्क्रबर में ले जाना और उन जहरीली गैसों को जला देना, लेकिन उस स्क्रबर को भी स्विच ऑफ कर दिया गया था, मतलब उसे भी किसी वर्कर द्वारा स्विच ऑन करना पड़ता तब वो काम करता। साथ ही उस फैक्ट्री में 2 बड़े अलार्म भी लगाए गए थे। एक अलार्म था वर्कर्स के लिए और दूसरा अलार्म था भोपाल के लोगों के लिए, जो काफ़ी तेज आवाज़ करता था। लेकिन सेकेंड अलार्म भी ऑफ कर दिया गया। 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए आम रात थी। साथ ही वो जगह हिल से घिरी है, जिससे काफ़ी ठंडी पड़ती है। रात के 9 बजे प्लांट में वर्कर्स ने अपनी शिफ्ट सी चेंज करी और नए वर्कर्स ने अपना रूटीन काम करना शुरू किया। MIC टैंक में लगी पाइप को धोना शुरू किया, लेकिन ये नोटिस किया कि पानी दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहे थे। उन्होंने फिल्टर को फिर से साफ किया, ये सोचकर कि पानी ब्लॉक हो रहा है। इसके बारे में उन्होंने सुपरवाइजर को जानकारी दी लगभग 11 बजे के आसपास। सुपरवाइजर ने वर्कर्स से कहा कि पानी को चलते रहने दो, अगली शिफ्ट में जो वर्कर्स आएंगे वो इसे ऑफ कर देंगे। आमतौर पर पाइप में स्लिप बाइंड नाम की एक चीज लगी होती है जो पानी को टैंक्स के अंदर जाने से रोकती है, लेकिन ये उस पाइप में ही नहीं लगी थी। रात लगभग 10 बजे पानी E610 टैंक में इंटर करने लगी थी, जिसमें MIC काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि MIC और पानी का रिएक्शन बहुत डेंजरस होता है, लेकिन उन वर्कर्स को इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। लगभग 1 घंटे बाद नए वर्कर्स ड्यूटी पर आए, तब उन्होंने फील किया कि उनकी आंखें जलने लग रही है। तो उन्होंने टैंक के प्रेशर को चेक किया और पाया कि प्रेशर तो सेफ है, फिर भी उनकी आंखें जलनी बंद नहीं हुई है। फिर उन्होंने करीब 11:45 में लीक ढूंढना स्टार्ट किया। उनमें से एक वर्कर को लीक मिल भी जाता है, फिर भी वर्कर्स ने इसे इग्नोर किया और 12:40 तक अपनी टी ब्रेक ली, लेकिन पैनिक उससे पहले ही होना स्टार्ट हो गया था। रात के 12:30 बजे तक E610 टैंक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये टैंक अंडरग्राउंड थे, जिससे ऊपर का कंक्रीट टूटना स्टार्ट हो गया था। एक वर्कर कंट्रोल रूम में अलार्म बजाने गए। E610 से बड़ी तेजी से गैस लीक हो रहा था और इसी टाइम जो पानी ऑन था उसे ऑफ किया गया, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। टैंक में जो पहली पाइप थी वो वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन स्क्रबर ऑफ होने की वजह से जहरीली गैस बर्न ऑफ न होकर भारी मात्रा में हवा में फैल रही थी। वहां मौजूद वर्कर उस गैस को रोकने के लिए पानी फेंकने का ट्राई करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट में गैस निकल रही थी वो काफ़ी हाइट पर थी और वो पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा था। रात के 1 बजे तक सिचुएशन किसी भी इंसान के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, ये सभी ने रियलाइज कर लिया था, जिससे वहां के वर्कर्स फैक्ट्री को खाली करने लगे और भोपाल शहर में गैस का आतंक मच गया था। गैस शहर के अधिकांश हिस्सों में फैल गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशन और आसपास की जगहें थी। लोग खांसने लगे थे, उनकी आंखें जलने लगी थी, पूरे शहर में हंगामा मच गया था। ठंडी के वजह से जो लोग पूरा कंबल ढककर सो रहे थे उन पर गैस का इफेक्ट कम हुआ था। कई लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर बाहर आ जाते हैं, जिससे गैस घर के अंदर घुस जाती है। कई लोग नींद में ही जान गंवा बैठे और बचे लोगों ने बताया कि गैस की स्मेल तीखी मिर्च जैसी थी। काफी संख्या में भोपाल के लोग आधी रात को ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे,
लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि ये सब किस गैस के कारण हो रहा है। ज़्यादातर डॉक्टर्स ने उस समय आंखों की जलन के लिए आई ड्रॉप्स दे दिए, इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए, एंटीबायोटिक्स भी दिए और पेट में दिक्कत होने पर एंटी एसिड देने लगे थे। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी की जा सकती थी जब डॉक्टर को गैस के बारे में पता चल पाता। डॉक्टर्स को लगा कि ये फॉस्जीन पॉइजनिंग गैस है, क्योंकि इस हादसे के 3 साल पहले सन 1981 में उसी फैक्ट्री में ही फॉस्जीन गैस की वजह से एक वर्कर की मौत हो गई थी। वैसे MIC की वाष्पीकरण 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है और फॉस्जीन की 8 डिग्री सेल्सियस पर, और भोपाल में कड़ाके की ठंड थी तो यही माना गया कि ये फॉस्जीन गैस ही होगी। किसी को ये नहीं पता था कि जब ये हादसा हुआ उस समय टैंक का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन MIC के साथ और बुरी तरह से रिएक्शन करता है, जिससे काफ़ी पेशेंट्स की मौत हो जाती है और अगली सुबह तक हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। साथ ही हजारों एनिमल्स के भी डेड बॉडीज रास्ते में इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। दोस्तों, इस मैप में दिखाया गया है कि फैक्ट्री के पास में ये दोनों हॉस्पिटल्स थे, हमेदिया हॉस्पिटल्स और जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज। तो उस रात लगभग 2-3 बजे तक इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो हालत हो गई थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी जो आपने 2 साल पहले कोरोना के टाइम देखा था। डॉक्टर्स खुद इतने कंफ्यूज थे कि ये कौन सी गैस के कारण है, इसलिए वे पीड़ितों को एंटीबायोटिक्स की दवाई और कुछ दवाइयाँ दे रहे थे ताकि पेशेंट्स को लगे कि हाँ, उनका इलाज हो रहा है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि सरकार की गलती की वजह से जब कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की मौत का आंकड़ा काफ़ी कम करके दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये इंफॉर्मेशन दिया कि इस ट्रेजेडी से 3000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स और NGO ने ये क्लेम किया कि 2 व 3 दिसंबर की रात को 10,000 से ज़्यादा मौत हुई थी और इस पूरे ट्रेजेडी में लगभग 30,000 से ज़्यादा मौत हुई थी। भोपाल की पॉपुलेशन उस समय करीब 8.5 लाख थी, जिसमें लगभग 5.5 लाख लोग गैस से इफेक्ट हुए, मतलब कई लोग ब्लाइंड हो गए, कोई प्रेग्नेंट लेडी खुद बच गई तो बच्चा नहीं बच पाया और कई लोग विकलांग हो गए। इतने बड़े हादसे के बाद भोपाल के लोगों के मन में ये सवाल था कि इस कंपनी का मालिक कहाँ है। दरअसल इस फैक्ट्री के चेयरमैन का नाम है वॉरेन एंडरसन। एंडरसन 7 दिसंबर 1984 को भोपाल पहुंचता है। भोपाल पहुंचते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जेल में नहीं, एंडरसन के ही लग्जरी गेस्ट हाउस में। उसे कुछ घंटों बाद बेल भी दे दी जाती है और साथ ही सरकार की सपोर्ट की वजह से उसे सेफ्टी से अमेरिका वापस पहुंचा दिया जाता है। इनफैक्ट इतने बड़े हादसे के बाद उस समय के सरकार द्वारा जो एंडरसन को सुविधा दी गई और सावधानी से अमेरिका वापस भेजा गया, ये सिर्फ भोपाल वासियों के लिए नहीं, पूरी देशवासियों के लिए और मानवता के लिए बिल्कुल भी जस्टिस नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को एंडरसन की मदद करनी चाहिए थी या 30,000 लोग जो जान गंवा बैठे थे उनके परिवारों की मदद करनी चाहिए थी? आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। ये एक्सीडेंट हमें सीख देती है कि हर कंपनी को अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस में ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।